और लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण का मतदान है और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत पहले के मुकाबले काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्री प्रपंच विजयवाड़ा से, यासर हैदराबाद से, सूरज कैराना से और अभिषेक मेरठ से। सबसे पहले श्री प्रपंच और यासर, हम आपसे समझना चाहेंगे, आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में न सिर्फ लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है बल्कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के लिए भी मतदान हो रहा है। तो श्री प्रपंच, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में इस बार क्या बयार दिख रही है आपको? क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जगनमोहन रेड्डी न सिर्फ एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे बल्कि अपने पिता की विरासत को खुद आगे लेकर आगे चल सकते हैं और केंद्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं? हम बता दें कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में करीब 25 लोकसभा सीट्स है और 175 विधानसभा सीट्स है। हम ये भी बता दें कि यहाँ पे आज सुबह से वोटिंग अच्छी तरह चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे ये एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ रीजनल पार्टीज का ही बीच में ही यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हम बता दें कि यहाँ पे एक ट्री कॉर्नर फाइट है। एक है टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू का है, वाईएसआरसीपी जगन रेड्डी और पवन कल्याण की जनसेना को एक एक्स फैक्टर की तरह, एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। यहाँ पे एक सीधे की टक्कर बिटवीन टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी के बीच में ही है। नेशनल पार्टीज की अगर भूमिका देखी जाए तो बहुत ही कम ही दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस नहीं के बराबर ही यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मंशा एक ही है कि यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज है वही यहाँ के रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। यहाँ पे एक मेजर मुद्दा जो आंध्र प्रदेश में है वो है बाइफर्केशन के बाद स्पेशल स्टेटस का दर्जा आंध्र प्रदेश को अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्टीज ने कई बार उन्होंने प्रॉमिस किया है कि नेशनल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों के बीच में एक गुस्सा है कि उनको अभी तक नेशनल स्टेटस का दर्जा आंध्र प्रदेश को नहीं मिला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जगन रेड्डी करीब 3500 किलोमीटर का एक पद यात्रा भी किया है। और ये बता दें कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ऐसा मानना है कि जो पद यात्रा अधिक किलोमीटर चलता है वो ही उस बार का इलेक्शन जीतता है। पिछली बार चंद्रबाबू नायडू ने अगर देखा तो चंद्रबाबू नायडू 3000 से ज्यादा इनफैक्ट किलोमीटर चलकर पदयात्रा की थी। इस बार 3500 किलोमीटर चलकर जगन रेड्डी ने पदयात्रा किया था। तो देख सकते हैं कि इनके खिलाफ एक तरफ जो इलेक्शन जो इनफैक्ट केसेस है उनके बावजूद यहाँ पे लोगों का कहना है कि जगन रेड्डी के पास एक विजन है और विजन के हिसाब से इस बार एक बदलाव आ सकता है। मगर यहाँ पे देखना यह होगा कि लोगों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी जो चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट में है उसके खिलाफ भी यहाँ पे एक वोटिंग का पैटर्न देखा जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि एक टफ मुकाबला है, क्योंकि 1% का वोटिंग पिछले 2014 की अगर बात की जाए तो बिटवीन चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी में करीब 1.5% का ही एक डिफरेंस था। तो उस प्रकार का वोटिंग डिफरेंस से बीट कर यहाँ पे जगन रेड्डी का एक बदलाव देखा जा सकता है। मगर आगे चलते ही देखना होगा यहाँ पे वोटिंग पैटर्न कितना आता है, क्योंकि लगातार जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन यासर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आज आप हैदराबाद में हैं, तेलंगाना में टीआरएस की अपनी एक अलग भूमिका रही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में टीआरएस की भूमिका किस तरह की हो सकती है और खास करके एमआईएम इसका कितना प्रभाव हो सकता है? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मतदान कर रहे थे। बिल्कुल, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यही वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ समय पहले जो है अपना वोट दिया है। तो हैदराबाद में आज भी जो है वर्चस्व अभी भी बना हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का। अगर हम देखें जिस तरह से कैंपेनिंग की है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कहता है वो हर बार चुनाव को पहली बार की तरह ही देखता है, लिहाजा कैंपेनिंग जो है रिग्रेस वे में चल रही थी उसकी। अगर हम टीआरएस की बात करें, पूरे तेलंगाना की बात करें, जो चुनाव यहाँ पे हो रहा है 3 से 4 सीटों पे ही लग रहा है ऐसे कि कोई टीआरएस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। बाकी जगह ऐसे हमें कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। निजामाबाद है जहाँ पे के कविता जो कि केसीआर की बेटी है वो चुनाव लड़ रही है। वहाँ पर जो है हल्दी किसान थोड़ा नाराज है और 170 जो है किसान वो मैदान में उतरे हैं निजामाबाद में। और अगर हम बात करें फिर
खम्मम की, वहां से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी खड़ा हुई इलेक्शन में, और सिकंदराबाद जहां पर बीजेपी के सांसद थे, तो वहां पे 3 सीटें हैं जहां पे थोड़ी बहुत टक्कर दिख रही है। बाकी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, टीआरएस ने जो बड़ी जीत हासिल की थी, उसके बाद पंचायत चुनाव हुए थे, ऐसा ही कुछ अभी भी लग रहा है। टीआरएस जीत को आगे लेकर जा रही है। चलिए, तो जीत का उसका जो पूरे उसने राह पकड़ी थी, लोगों का मूड उनके हक में जाता हुआ देख रहा है, लेकिन मतदाता का कुछ भरोसा नहीं होता मूड कब चेंज हो जाए। बहरहाल कैराना चलते हैं सूरज के पास। सूरज, कैराना वो जगह है जिसके उपचुनाव ने महागठबंधन को एक तरह से कहें कि जन्म दिया था। तो आज जब वोटर लोकसभा के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहा है, तो क्या कुछ जहन में है? महागठबंधन का कितना प्रभाव ग्राउंड जीरो पर देखा जा रहा है? कैराना मॉडल आसपास की कितनी सीटों पर असर डालता हुआ आपको दिख रहा है? बहुत सारे वोटर हैं जो अपने मतदान का प्रयोग करके आ रहे हैं, कुछ लोग वोट देने जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे और कैराना के मुद्दे क्या हैं उनसे सीधा जानेंगे। किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करने गए हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? यहाँ पर बीजेपी ने कैराना को पूरा बदनाम कर दिया है कि फलान ये वो हिंदू मुस्लिम, आज तक जब से हम पैदा हुए कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, और उसके बाद कैराने को ऐसा बदनाम कर दिया कि सारे आतंकवादी कैराने के अंदर ही बसते हैं। इस बार के मुद्दे क्या हैं? विकास मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है, क्या मुद्दा है? सब कुछ है, ना विकास हुआ है ना कोई, जैसा भी इसमें यहाँ हमारी बहन मरगंगा का टिकट था वो भी। आपकी नजर में मुद्दा क्या है इस बार? क्या मुद्दे को लेकर गए हैं? अब की बार मुद्दा सबसे ही है जी, जो हमारी बहन मरगंगा का टिकट कटा, उसके विरोध में हम गठबंधन को वोट करेंगे जी। अच्छा, विरोध ये चीजें भी हैं। आपकी नजर में किस मुद्दे को लेकर आप? जी यही है, गठबंधन का वोट होगा यहाँ से। तो आपको क्या लगता है, क्षेत्र में विकास को लेकर नाराजगी है, कहीं ना कहीं चीजें नहीं हुई हैं? विकास तो हुआ ही नहीं जी, विकास तो हुआ ही नहीं, लेकिन गठबंधन को वोट दे रहे हैं। हाँ अंकल जी, आप भी साथ में हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? बस विकास हो जाता ठीक है। यहाँ पे सूरज, विकास हुआ नहीं। विकास को लेकर कहीं ना कहीं बहुत से मतदाता ऐसे हैं। सुबह से हम लोग इस एरिया में हैं, लगातार बात भी कर रहे हैं, और आपको तस्वीर जो है पीछे की पोलिंग स्टेशन की दिखा दे। बाकायदा 1001 जो बूथ हैं वो इस कैराना एरिया में है, जिसमें करीब 221 जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील बताए गए हैं, और बाकायदा जो सुरक्षा के इंतजामात हैं प्रशासन की ओर से वो भी व्यापक स्तर पर किए गए हैं। लाइनें जो हैं वो आप देख सकते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए शामियाना जो है हल्का हल्का वो भी लगाया गया ताकि जो लोग हैं वो खड़े हो सकें इस भीषण गर्मी में। तो कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो पलायन के मुद्दे थे वो अब बीती बात हो गई। कैराना जो है वो विकास की बात कर रहा है, विकास के मुद्दे को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और चाहते यही है कि क्षेत्र का विकास हो, ऐसे उम्मीदवार को वो चुने। बिल्कुल, अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का थर्मोमीटर, बैरोमीटर सब कुछ माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि मेरठ ने बड़े पैमाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया है। मेरठ में क्या हवा है? देखिए, एक अजय कड़वी सच्चाई अगर मैं कहूँ, मेरठ से निकलकर पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं, 2014 में भी यहाँ से निकली हवा मोदी के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार सिनेरियो जरा कम्पिटिटिव है, और सिनेरियो ये है कि पूरी 8 सीटों पर अजय मोदी हराओ मोदी जिताओ के बीच ये चुनाव है। बात कोई भी करे विकास की और दूसरे मुद्दों की, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर हम आते हैं, वोटर्स के बीच जाते हैं, रैलियाँ सुनते हैं और कवरेज करते हैं, तो निकल के आता है कि एक धड़ा मोदी हराने पर उतावला है तो दूसरा धड़ा मोदी जिताने के लिए बेचैन है। कुल मिलाकर ये बेचैनी और उतावलापन जो है इस इलेक्शन में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात अभी तक मेरठ के इस चुनाव में और आसपास की सीटों से जो निकल कर आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि मतदान प्रतिशत थोड़ा सा कम रह रहा है। ऐसा नहीं है, मैं अभी ये आरजी इंटर कॉलेज का बूथ है, 5 बूथ हैं, पूरा हिंदुओं का गढ़ मेरठ में माना जाता है। इसको आप देख सकते हैं, एक नज़र के लिए मैं दिखाऊंगा सारे बूथों पर। सिर्फ ये बूथ है जो मेरे पीछे जिसमें थोड़ी सी लाइन है। मैं विजय से कहना चाहूंगा मेरे पीछे पैन करें, जरा दिखाएं, यहां थोड़ी सी लाइन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन शहर के अंदर चाहे मुस्लिम बूथ हों उन पर 10 से 15 लोगों की लाइन है। वैसे तो कहते हैं गर्मी ज्यादा चढ़ेगी तो लोग कम आएंगे, लेकिन हो सकता है मेरठ में दोपहरी चढ़े तो लोग मतदाता खींचें। अभियान चलाए गए, सब कुछ चलाए गए, लेकिन अभी मतदान प्रतिशत कम है। 9 बजे तक केवल 10% है। अब 10:30 का वक्त हो रहा है, 11 बजे फिर से लेटेस्ट अपडेट आएगी, उसमें देखना होगा अजय कितना मतदान प्रतिशत
गलत हुआ है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज, या यूं कहें कि देश भर में, दरअसल एक धड़ा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने पर है, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने पर है। ये पूरा का पूरा चुनाव अगर देखा जाए तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही लड़ा जा रहा है, या यूं कहें कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खुद अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ इस तरह की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है। नाज़, बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को भी मिली थी। जरा एक बार फिर से अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, अगर आसपास की सीटों की बात करें, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से भी रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर अच्छा टर्नआउट जो है देखने को मिल रहा है और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जा रहा है। सुबह से ही लोग गणतंत्र को जवाब देने के लिए वोटतंत्र के जश्न में शामिल होने पहुंचे हैं। पोलिंग बूथ्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखना शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के सुंबल इलाके में हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों की लंबी कतारें जो हैं यहां पर ऑलरेडी लग चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले जो है मतदान बूथ जो है वो खोले गए हैं और लोग जो हैं अब अंदर वोट करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है जम्मू कश्मीर में। जब भी पोलिंग होती है तो आज भी सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पर डाला गया है। वहीं अगर हम वोटिंग की बात करें तो आज तकरीबन 13 लाख लोग जो हैं वोट करने वाले हैं, जिसमें से 6,70,000 मर्द हैं और 6,30,000 औरतें हैं। वहीं अगर हम टोटल बूथ्स की बात करें तो 1750 के करीब टोटल बूथ्स है जो इस बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए गए हैं। वहीं सिक्योरिटी हर जगह पर जो है तैनात है। सभी पोलिंग बूथ्स को सिक्योर कर लिया गया है और चप्पे चप्पे पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। और सबसे बड़ा कंसर्न जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए हमेशा पोलिंग में सिक्योरिटी ही रहता है और आज भी हम देख रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पर रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, बांडीपोर।